नमस्कार, मैं दीपक पाठक। चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप जी, जो जनपद कासगंज से हैं। और जो शख्स हमारे साथ अभी मौजूद है, इनके बारे में मैं भी आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज से पहली महिला जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि ये महिलाओं के लिए कैसे काम करती हैं और राजनीति में कैसे आना हुआ और लोग इनसे कैसे प्रेरित होते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा। और चुनौती 24 इंडिया की तरफ से समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। तो मैम, मदर्स डे है, तो मदर्स डे के लिए आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप सबके लिए? देखिए, महिलाएं किसी भी रूप में, चाहे बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, हर रूप में एक माँ ही हैं। मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी, क्योंकि सभी महिला जो शक्ति है वो किसी न किसी रूप में, चाहे माताएं हैं, बहनें हैं, पत्नी है, किसी भी रूप में वो माँ तो हैं ही। मैं सभी से कहना चाहूँगी कि अपने आप को कहीं भी कमज़ोर समझने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री कोमल हो सकती है, कठोर नहीं, और कमज़ोर नहीं हो सकती स्त्री। मैं बस यही कहना चाहूँगी। तो उन्हें किसी भी रूप में खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, मजबूती से निकल कर सामने आना है। मैं मजबूती की बात करूं तो अभी मैं देखता हूं कि आप भी महिला हैं और आप राजनीति में और क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहती हैं। लेकिन मैं बात करूंगा, एक मजबूती की आपने बात कही, तो बच्चे आपके भी हैं और आप राजनीति और बच्चों को एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? जी, ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा। और मैं ये अपने जनपद की महिलाओं से भी कहना चाहूँगी कि अक्सर मैंने देखा है, जब भी मैं महिलाओं से कहती हूँ कि आप राजनीति में निकल कर सामने आइए, तो अक्सर उनका यही कहना होता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके लिए खाना कौन बनाएगा। तो आप सभी बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी, मेरी एक बेटी सिर्फ एक साल 2 महीने की है और बेटा 11 साल का है। और पूरे घर की जिम्मेदारियों के साथ मैं आप सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि मैं खाना भी अपने घर का स्वयं बनाती हूँ और पूरे जनपद को भी संभालती हूँ। तो कहीं कोई कठिनाई नहीं आती। महिला जब ठान लेना तो हर जिम्मेदारी को पूरा कर सकती है। मैम, आप तो मेड रख सकते हैं, लेकिन आप मेड रख के, काफ़ी लोग होते हैं ऐसे कि थोड़ा सा कुछ हुआ, अच्छा हुआ और उन्होंने मेड रखना शुरू कर दिया, नौकर रखना शुरू कर दिया, काम कराते हैं। आप क्यों नहीं कराते? देखिए, मेरे बच्चों का जो बचपन है वो मुझे पूरा एंजॉय करना है उस बचपन को। क्योंकि अगर मैं एक ही तरफ अपने आप को समेट लूँगी कि राजनीति में ही मैंने खुद को समेट लिया, तो शायद मेरे बच्चों का जो बचपना है वो हाथ से मेरे निकल जाएगा। तो मुझे उसको भी पूरी तरीके से एंजॉय करना है। बच्चों को जो डिमांड रहती है उनको बना के खिलाना है। मेड उतनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती बच्चों की, तो मेड एक हद तक ही सीमित रखी जा सकती है। माँ का जो ममतत्व है, जो प्यार है, जो उस खाने में प्यार होता है, वो मैं ही बना के दे सकती हूँ। और मेरे घर में मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हाथ के खाने के अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं करते, तो मैं मेड रखना प्रेफर नहीं करती इसीलिए। बहुत अच्छा। जितनी भी महिलाएं हैं, मैं आशा करता हूं कि जितनी महिलाएं हैं और नारी शक्ति है, तो एक सीख, बहुत बड़ी सीख मिलेगी और मिलती रहेगी लगातार। और अब हम आगे बात करेंगे कि मैम, आपका जो राजनीति का सफ़र, ये कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ था? देखिए, ससुराल में मेरा जो परिवार है राजनीतिक तो रहा ही है शुरू से। मेरे पति शुरू से 2008 से ही राजनीति में थे। और ऐसा मानेंगे कि 2008 में मेरी शादी हुई और 2008 में एटा और कासगंज अलग हो गया। तो शायद किस्मत में था कि शादी के साथ साथ ही जिला भी अलग कर लिया। इस जिले पे किसी दिन राज करूँगी। तो मेरी सासू माँ 2015 में जिला पंचायत सदस्य बनी, और जब 2020-21 का चुनाव हुआ तो महिला सीट हुई। और मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम चुनाव लड़ो। हालांकि पहले मैंने मना भी किया था, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था, मेरी भी सोच वैसी ही थी। परंतु जब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझ पे बनाया, मैं मान गई। और फिर जब मैं एक बार मान गई तो फिर मैं कहीं पीछे नहीं हटी। बच्चों की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने जो मैंने शपथ में कहा था कि अपना निर्वहन, जो भी मेरे दायित्व उनका पूरा करूँगी, वो अब तक करती आ रही हूँ। और अब मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं होती कि बच्चे हैं, और भी बच्चा उसके बाद हुआ, दूसरा बच्चा मेरा, और कहीं कोई कठिनाई नहीं आती। मैं सभी बहनों को फिर से एक बार यकीन दिलाना चाहूँगी कि कितनी भी जिम्मेदारियाँ हों, महिलाएं सारी जिम्मेदारियाँ और देश को, जनपद को भी संभाल सकती हैं जिम्मेदारियों के साथ। लेकिन मैम, आपने ये जिम्मेदारी संभाली, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपकी एजुकेशन के हिसाब से
आप किसी और भी अपना कैरियर बना सकते थे कहीं और जाके, या कुछ और भी कर सकते थे, ऐसा कुछ सोचा था क्या पहले? जी, पहले शुरुआत में मेरा बड़ा मन था कि मैं आईएएस बनूं, और मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि मेरे अंदर एक ऐसी ताकत है कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ लूं और मुझे याद हो जाता है। मगर जब मैं 1.5 वर्ष की थी तभी मेरे पिता ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मम्मी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थीं, और मम्मी को ये लगता था कि बेटी की शादी कर दें, हमें कुछ हो ना जाए। तो मेरी शादी सिर्फ 17 वर्ष की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। तो शायद मैं पढ़ाई पूरी अपनी कर ही नहीं पाई। और उसके बाद ससुराल जब आई तो ससुराल में भी थोड़ी सी ये पाबंदियां थी कि नौकरी नहीं करने देनी है, जिस वजह से मैं शायद आगे पढ़ ही नहीं पाई। नौकरी नहीं करने देंगे, लेकिन अब तो आप पूरा जिला संभाल रही है, तो कैसा फील करती वो शायद मेरे नसीब में था कि मुझे काम तो कुछ करना ही था। ये कहते हैं कि मेहनत तो काम करती है, मगर नसीब भी बड़ा काम करता है कि नौकरी नहीं करने देंगे। उसके बाद भी आज मैं पूरे ज़िले में सबसे बड़ी कमान पर बैठी हूँ। ये सब उन लोगों के सपोर्ट से, मेरे ससुराली जनों के सपोर्ट से, मैं ये बार बार कहूँगी, उनका भी सपोर्ट रहा, और मेरे मायके वालों का भी बड़ा सपोर्ट रहा, और सभी जनपद वासियों का सपोर्ट, आशीर्वाद मेरे ऊपर जब बना तब जाकर मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। उसके लिए मैं एक बार पुनः सभी को बार बार धन्यवाद करती हूँ। मैम, एक मेरा सवाल है कि आप पूरा जनपद है और ये कैसे मैनेज करते हैं, आप फैमिली को और पूरे जनपद को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सब मैंने ऐसे बनाया हुआ है। देखिए, मैं सिर्फ 2.5 घंटे की नींद लेती हूँ। रात के 1:30 बजे तक मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना भी है और बच्ची का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जो काम मुझे दिन में करने होते हैं वो मैं रात में अपना जितना भी ऑफिस से रिलेटेड हिसाब किताब है वो सब बच्चों के सोने के बाद करती हूँ। और डेली 3:30 बजे मेरा जगना हो जाता है। अपना किचन का काम ख़त्म करके बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद मैं डेली जनसुनवाई करती हूँ अपने ऑफिस में बैठकर। उसके बाद फिर क्षेत्र की समस्याओं को जाकर देखती हूँ और मीटिंग्स वगैरह अटेंड करती हूँ। ऐसे पूरा शेड्यूल मैंने इस तरीके से तैयार कर रखा है कि कहते हैं ना, महिलाएं, पुरुष तो जिस दिन कहीं जाना हो चल देते हैं, मगर महिलाओं का ये रहता है कि पूरा प्लानिंग करके कहीं जाती हैं। तो मैं प्लानिंग कर रखी है कि किस तरीके से कल का दिन कैसे करना है, कल मुझे कहीं जाना है तो किस तरीके से पूरा दिन, कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, पूरा उसे पहले सोच के जी लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ। तो मैम, अभी जो कार्यकाल आपका रहा ये पूरा, तो कैसा अब तक का कार्यकाल कैसा रहा आपका? देखिए, मेरा कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, परंतु कुछ कठिनाइयाँ भी आईं, और उन कठिनाइयों को मैं क्योंकि कहते हैं महिला अब सशक्त हो रही है, परंतु कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं कि जहाँ महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुझे पता है और मैंने वो सहा है कि किस तरीके से महिलाओं को राजनीति में या बाहर निकलती हैं तब देखा जाता है, परंतु मैं उस समय काली का, दुर्गा का हर रूप रख सकती हूँ अगर मेरे आत्मसम्मान पर बात आ जाती है तब। तो मैं सभी महिलाओं से फिर से एक बार ये कहना चाहूँगी कि कठिनाइयाँ तो आती हैं, मगर कठिनाइयों पे जीत पा लेना ही महिला शक्ति का नाम है। तो मैम, अभी आपने एक कहा था कि मैं आईएएस बनना चाहती थी या कुछ और बनना चाहती थी, लेकिन अभी का आपका जो रूटीन रहता है कि हम काफ़ी देखते हैं, तो आप यहाँ से बैठ करके अभी आईएएस को भी कॉल लगा देते हैं तो एसडीएम को भी कॉल लगा देते हैं, किसी भी अधिकारी को कॉल लगा देते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर नहीं हूँ मैं आईएएस तो लेकिन काम तो मैं कर रही हूँ उस तरीके का? देखिए, मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा सम्मान करती हूँ। बेशक मैं जनप्रतिनिधि हूँ और वो लोग भी मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूरे प्रोटोकॉल में रखते हैं, मगर मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा कार्यकाल तो सिर्फ 5 वर्ष का रहता है, मगर वो अपना पूरा 60 वर्ष तक अपनी सेवा देते हैं। और उनका हम सभी को, सभी जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगी कि उनका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम चुनाव जीतकर वहाँ तक पहुँचते हैं, परंतु वो शिक्षा पाकर वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ और मैं बार बार कहती हूँ कि बेशक हम नेता बन गए, उनसे ऊपर हैं, मगर वो कहीं ना कहीं वही सर्वोपरि हैं। हम उनसे कह सकते हैं, मगर साइन तो वही करेंगे। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जितने भी ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनते सुनते। और मेरा अगला सवाल है मैम, जो महिलाएं हैं, कुछ हम जनपद कासगंज में देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नव युवतियाँ हैं जो राजनीतिक में नहीं सक्रिय हो रही हैं, या कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और युवतियाँ हैं, नौजवान हैं, तो एक वो थोड़ा सकुचाते हैं, थोड़ा सा वो आना नहीं चाहते या फिर उनको जानकारियाँ नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो राजनीतिक
अपना जीवन शुरुआत करना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए? बिल्कुल आपने मेरे मन की बात कही। मैं तो आह्वान करती हूँ अपने पूरे जनपद की महिलाओं का और बहनों का कि आए राजनीति में आप लोग आगे बढ़ के। जैसा सुनने में आता है ना कि महिलाओं को इस तरीके से आगे बढ़ना है, उस तरीके किसी भी तरीके से नहीं। आप लोग एक बार मुझसे मिलिए और हमारे जनपद में अभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आप किसी से भी मिलिए, आगे बढ़िए, खुद को निकालिए बाहर। जब दूर से तो सब बुराई ही करेंगे और कुछ लोग कहते हैं कि कीचड़ है, यहाँ नहीं घुसना, दलदल है राजनीति, मगर कमल भी वहीं से खिलता है। मैं आप सभी बहनों से आग्रह करना चाहती हूँ कि एक बार राजनीति में आइए, क्योंकि जब पूरे देश की कमान महिलाओं के हाथ में होगी तभी, क्योंकि हम पहले से देखते आ रहे हैं कि पुरुष प्रधान देश था, तो अब तक हमारा देश विकासशील है, विकसित नहीं हो पाया। महिलाओं के हाथ में जब कमान आएगी, कहीं ना कहीं पुरुष तो बेचारा काम कर ही रहा है, सुबह से शाम तक काम कर ही रहा है, फिर भी हमारा देश अभी तक विकासशील है। विकसित तभी बनेगा जब महिलाएं भी पूरी तरीके से काम करेंगी। तो आप सब बहनों की मेरे देश को, मेरे जनपद को ज़रूरत है। अकेली पड़ जाती हूँ जब कहीं किसी कार्यक्रम में जाती हूँ, तो आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आइए और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति करिए। जी मैम, बहुत अच्छा आपने बताया था और मुझे लगता है कि जितने भी नवयुवतियाँ नौजवान हैं और महिलाएं बहुत आपका सपोर्ट करेंगी, मैं आशा करता हूं जनता से भी। और लेकिन मैम एक बात कहना चाहता हूं, अभी जैसे हमने बताया था कि अभी आप उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज की पहली महिला जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, तो इसके लिए कभी सरकार से आपके लिए कोई प्रशस्ति पत्र या कोई सम्मान किया गया कभी आपको? जी, सबसे पहले तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा जातिवाद नहीं करती, परंतु मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं अकेली ज़िला पंचायत अध्यक्ष हूँ और पहली बार बनी हूँ। और अभी हाल ही में पिछले 5-6 महीने पहले मैं योगी जी से, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिली थी और उनके सामने मैंने अपनी ये बात रखी थी, तो उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिलाया कि हम जल्दी ही आपके नाम की एक पत्रिका छपवाएंगे और आपको लखनऊ में किसी कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे और आपको एक प्रशस्ति पत्र भी देंगे। जी। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं से भी कहना चाहूँगी कि इस बार तो बोलते बोलते मैं थक गई कि मैं अकेली हूँ, मगर अगले चुनाव में मैं चाहती हूँ कम से कम 10-20 महिलाएं जिला पंचायत अध्यक्ष बने। जी, बहुत अच्छा। मैम एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लोग अभी बेरोजगार हैं, नौकरियों की तलाश में घूमते हैं, लड़के लड़कियां बहुत सारे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि शायद उनकी किस्मत में नौकरियां नहीं होती हैं, तो नहीं मिलती, तो वो नौकरियां देखते, एजुकेटेड बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो नौकरी नहीं लगी, तो वो राजनीतिक जीवन शुरू कर सकते हैं अपना अच्छे से। हाँ, राजनीतिक जीवन भी शुरू कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 100% लोगों को नौकरियां मिल जाएं। जी जी। और मैं सभी युवाओं से भी कहना चाहूँगी कि आप लोग राजनीति में आइए, बिजनेस शुरू करिए। एक चीज़ मैंने सुनी थी, वो कही दोबारा कहती हूँ, उस चीज़ को, सुनी हुई चीज़ है, मेरे मन की नहीं है, मगर मुझे बड़ा भाई थी कि अगर हम नौकरी करेंगे तो हम 10,000 से शुरू करेंगे, 60 साल के जीवन तक ज़्यादा से ज़्यादा हम 80,000 रुपये तक पहुँचेंगे। फिर हमारा बच्चा वहीं से शुरू करेगा 10,000 से। अगर हम 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम वो 2 लाख तक ले जाएंगे, और जब 2 लाख तक ले जाएंगे और हमारा बच्चा उस समय स्टार्ट करेगा तो वो 2 लाख से स्टार्ट करेगा, तो वो और आगे बढ़ेगा। तो मैं खुद मानती हूँ कि नौकरी से ज़्यादा अच्छा बिजनेस है। राजनीति में आइए, बिजनेस करिए, नौकरी पर डिपेंड मत रहिए। जी, बहुत अच्छा मैम। अब हम बात करेंगे तो सामाजिक विकास की और क्षेत्र के लोगों की। मैम कभी आप क्षेत्र में जाते हैं, दौरा करते हैं कभी कभी, तो वहाँ पर आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, हमारी सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, परंतु अभी भी थोड़ा सा ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। अवेयरनेस की कमी है लोगों में, तो वही चीज़ें हैं कि जब उन तक चीज़ें पहुंच ही नहीं पा रही तो उनको उसके लाभ कैसे मिल पाएँ। तो जब भी मैं जाती हूँ, छोटी छोटी समस्याएं राशन की और किसान सम्मान निधि की, इस तरह की समस्याएं होती हैं, कोशिश करती हूँ जब भी लोगों के बीच जाऊँ तो उन समस्याओं को तुरंत मौके पे ही निस्तारित कर दूँ। और बाकी का लोग मिलते रहते हैं, उनकी समस्याएं मैं दूर करती रहती हूँ। और 100% समस्याएं तो मैं किसी की दूर नहीं कर सकती, नहीं तो शायद चुनाव ही होना बंद हो जाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा। मैम आप जितने भी क्षेत्र में जाती हैं, कभी कभी तो आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि किसी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय दिखती है, तो उस कंडीशन में क्या करती हैं आप? मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का जैसे घर है, टपक रहा है या कुछ है, तो वहीं से फ़ोन करके डीएम साहब को भी फ़ोन करती हूँ कि इनको एक आवास की व्यवस्था हो जाए। वैसे एक नहीं, कई मैंने तुरंत के तुरंत मौके पर निस्तारण किए भी हैं। तो जितना पॉसिबल होता है उनकी हेल्प करती हूँ, पर्सनल भी करती हूँ। सरकारी कोई सुविधा मिले ना मिले, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब लेट हो जाएगा मिलने में, इन्हें ज़रूरत अभी है, तो मैं अपने पास से, अपने सैलरी में से भी उनको हेल्प करती हूँ।
तो मैम अभी जो चल रहा है नारी शक्ति वंदन, जो महिला सशक्तिकरण के चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, काफ़ी जगह जगह अभियान चले थे, तो उस अभियान के लेकर के महिलाओं के लिए या क्षेत्र के लिए क्या संदेश है आपका? कोई इस नारी शक्ति वंदन मतलब क्या है वो? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है, वो जानते हैं कि देश विकसित तभी हो सकता है जब महिलाएं आगे आएं। तो वो चाहते हैं कि हमारे देश की में जो संसद भवन है उसमें भागीदारी 33% की महिलाओं की बढ़े। इसीलिए उन्होंने इस बिल को पेश किया था, मगर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये पास नहीं हो पाया, परंतु आगे कोशिश जारी रहेगी। मैं सभी बहनों से कहती हूँ कि हिम्मत ना हारें और लगातार राजनीति में तैयारी करती रहें, क्योंकि जब मैं सत्ता में आई या मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी तब कोई 33% का बिल नहीं था, फिर भी मैं महिला बनी। 68 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं 75 में से, तो तब कोई महिला आरक्षण बिल नहीं था, फिर भी जब हम इतनी महिलाएं बन गई हैं तो अब तो आने ही वाला है, तैयारियां चली रही हैं। अगर पास होता है तो और ज़्यादा महिलाएं आगे आएंगी। तो सभी बहनों से कहती हूँ, खूब तैयारी करो राजनीति में, आप एक दिन हमारे देश का भविष्य लिखेंगी। जी। तो मैम अभी जो आपने नारी शक्ति वंदन के बारे में कहा, तो मैं आशा करता हूँ जितनी भी महिलाएं हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन मैम आने वाला जो आपका दोबारा से चुनाव होगा, दोबारा से, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? पूरी ताकत से लड़ेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने क्षेत्र में काम किए हैं और मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे परिवार के लोग हैं, उनका आशीर्वाद सदैव ही मेरे ऊपर रहता है और हमेशा जैसे जब जाती हूँ तब वो मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो पूरा विश्वास है कि इस बार भी अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। अब महिलाओं की बात चल रही थी, तो अभी हम देखते हैं कि कासगंज में कभी कभी ऐसा होता है कि सब अधिकारी महिलाएं आ जाती हैं कभी कभी, कि अगर डीएम भी होंगी तो वो महिला, और एसपी महिला, और सीओ भी महिला, आप भी महिला, तो कभी कभी आप सब महिलाएं मिलती हैं तो कैसा फील करते हैं मिलकर? बहुत बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। अभी तो काफ़ी समय तक महिलाएं ही थे, हम तीनों लोग ही। तो मैं बराबर बोलती रहती थी हर मंच से कि जब भी महिलाओं के किसी कार्यक्रम में जाती थी बराबर बोलती थी कि आपको तो घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपकी एसपी, आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष, आपकी सीईओ, आपकी डीएम सभी महिलाएं हैं। तो जब महिलाएं इतने बड़े पद पे, यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रपति भी महिलाएं हैं, तो महिलाएं कहाँ कम हैं? महिलाएं सबसे ऊपरी पद पे बैठी हुई हैं, निचले स्तर से लेके अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखिए हमारी 2 महिलाओं ने क्या कमाल कर दिया। तो महिलाएं किसी से भी कम नहीं है, बस एक अपने अंदर जो ताकत है वो पहचानने की कमी है। वो आपको खुद ही पहचाननी पड़ेगी, कोई और नहीं बताएगा कि आप में क्या ताकत है। खुद की ताकत को पहचानते हुए बाहर निकलें। और लेकिन मैम महिला की ताकत की बात करें तो महिला की ताकत इतनी है कि इसका एक जीता जागता प्रूफ है कि जो ममता बनर्जी दीदी हैं, तो एक महिला को जब उनकी सरकार गिर गई तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और पूरा कैबिनेट लग गया उसमें, तो ताकत बहुत बड़ी है। ताकत बड़ी है, मगर एक चीज़ ये भी समझिए कि उनको हराया भी एक महिला नहीं। देखिए, महिला होना ठीक है, मगर महिला का अपमान एक महिला भी नहीं कर सकती। आपने देखा, एक वो झाड़ू पोंछा करने वाली हैं, वो चुनाव जीती। आप उनकी बेटी के बारे में जब मैंने सुना बड़ा दुख हुआ। उस समय ममता बनर्जी जी का बयान था कि घर से रात को बेटियों को निकलने क्यों दिया जाता है। तो इस तरह का बयान अगर एक महिला करती है तो मैं तो समझती हूँ कि वो महिलाओं के नाम पे कलंक है। कि एक महिला के साथ इतनी दुर्गति हुई, उनके साथ रेप हुआ, और आप क्या कह रहे हो? आपको उसको दोषी को सजा देने की जगह आप ये कह रहे हो कि रात में नहीं निकलने दो। ये हमारा नहीं है, देश हमारा नहीं है, सड़कें हमारी नहीं है, हम रात में बाहर नहीं निकल सकते। ये तो बिल्कुल गलत है। तो जैसा उन्होंने किया, वहाँ की महिलाओं ने ही उन्हें चुनाव हरा दिया, क्योंकि उन्होंने महिला शक्ति का अपमान किया। जी। तो मैम बहुत अच्छा लगा, आपने सारी जानकारी दी, और जितने भी लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर क्षेत्र में आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और लेकिन अब तक मैं ये चाहता हूँ कि जनपद में आप कितने दिनों में दौरा कर देती हैं क्षेत्र में लगभग? आज भी मैं आपसे मिलने के बाद क्षेत्र में ही जा रही हूँ। अच्छा। जी। तो मेरा तो अक्सर जाना आना रहता ही है क्षेत्र में, मेरा पूरा दिन ही क्षेत्र में ही निकलता है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे जल्दी नहीं लेके आ पाती। वो मेरी आदत ही है कि मैं जल्दी ना फ़ोटो वोटो क्लिक कराने पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती, लोगों की समस्याएं हल करने पे विश्वास करती हूँ। मगर आगे से इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगी कि आप लोगों तक मेरी चीज़ें पहुँचें, और मैं फ़ोटो भी क्लिक करके डलवा दिया करूँगी।
लेकिन मैम एक हम देखते हैं कि आप प्रोटोकॉल, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट के लिए निकलते हैं अकेले निकल जाती हैं, कभी प्रोटोकॉल साथ नहीं रहता है, ऐसा ऐसा भी होता है? मैंने दुश्मनी नहीं कमाए, जी। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं बड़ा गर्व के साथ ये कह सकती हूँ हम्म। कि पिछले 5 वर्षों में नेता बहुत सारे देखे होंगे हमारे कासगंज में, आधे लोग उनकी बुराई करेंगे, आधे लोग उनकी तारीफ करेंगे। जी। मैंने अपना कोई दुश्मन नहीं बनाया, मैंने सबका भला किया है। भला नहीं किया है तो हाथ जोड़ लिए हैं कि मुझसे आपका ये काम नहीं होगा, परंतु दुश्मनी कोई नहीं है किसी से मेरी, तो कौन ही मुझे मार देगा। और मैं स्वतंत्र हूँ, हर जगह जा सकती हूँ। सरकार ने मुझे मेरी रक्षा के लिए 2 गार्ड दिए हुए हैं, तो वो साथ हैं, मगर कुछ समय बाद जब वो हट जाएंगे तब भी तो मुझे अपना जीवन जीना है ना। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, और मैं अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं मैं सक्षम हूँ। जब भी बात मेरी जान पे या मेरे बच्चों पे आ जाएगी तो जी। स्वयं सक्षम हूँ, मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। तो अब तक के जितने भी सवाल थे हमारे, उनके जवाब इतने बहुत शालीनता से हमने और आपने सुने, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा अगला सवाल है मैम, जो जिला पंचायत सदस्य का तो था आपके परिवार में पहले से चुनाव, और पहले थी आपकी सासू माँ, आपने बताया था, तो लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का ये चुनाव आपने किया और जीता, ये कैसे विचार आया इसका? देखिए, मैं तो सदस्य का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती थी पहले, मगर जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि लड़ो तो मैं गई। और जब मैं क्षेत्र में जाती थी तो मैं बहुत बेकार स्थिति थी, बहुत दयनीय स्थिति थी वहाँ के रोडों की, क्योंकि शायद हमसे पहले जो रहे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं कराए। तो मैं वहाँ जाके वादे कराती थी कि ये रोड मैं बनवा दूँगी, आप वोट दीजिए। और इस तरीके से मैंने जाने कितने गाँव में वादे कर दिए। और जब हम चुनाव जीत गए उसके बाद एक दिन बैठे थे दोनों लोग और बैठ के सिर्फ चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा, मैंने देखो आपने चुनाव तो लड़ा दिया है और अब मैं जीत भी गई हूँ, अब ये सारे रोड बनवा देना, मैंने जितने जितने वादे किए हैं। तो वो एकदम से मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि नहीं, ये तो जिला पंचायत अध्यक्ष करता है। जिला पंचायत सदस्य करता ही नहीं। मैंने फिर हमें जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बनना है, सदस्य नहीं रहना, कि ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये तो अध्यक्ष बनवाता है, उसके बाद बनते हैं। तो फिर उस समय हम लोग बैठे हुए थे, उसी समय डिसीजन लिया कि फिर हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। उसी समय बैठ के ठान लिया था कि क्या चुनौतियाँ आएंगी, क्या आएगा, और तुरंत वहीं से सबको कॉल लगाया, वहीं से प्लान हो गया, उसी समय वहीं से मेरे हस्बैंड उठ के चले गए। और उसके बाद सीधे 22 दिनों बाद दोबारा घर में घुसे, जब पूरी प्लानिंग हो चुकी थी किस तरीके से चुनाव होगा। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस तरह की स्थिति थी कि दोनों लोगों की तबीयत ख़राब थी, दोनों के ही लगातार ड्रिप लगती रही। इतनी तबीयत ख़राब थी, तब जाके इस चुनाव को, तो मैं अकेले तो क्रेडिट कभी नहीं लूँगी, हम दोनों का साथ रहा, तब मैं यहाँ जाकर पहुँची हूँ। इस तरीके से हमने ये चुनाव लड़ा। बहुत अच्छा मैम। लेकिन जिला पंचायत अगर अध्यक्ष का अगर आपने उस टाइम विचार नहीं किया होता तो आज सदस्य ही होते शायद, क्योंकि वो डिस्कस नहीं होता तो शायद आगे चीज़ें बढ़ती ही नहीं। और शायद जिला पंचायत सदस्य होते हुए शायद अगर वो विकास कार्य पूरे नहीं हो पाते तो इतना नाम भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि पहले भी मेरी सासू माँ थी तो शायद उतना नहीं चीज़ें पता लग पाई कि जिला पंचायत सदस्य उतना नहीं, अब उनकी मनमर्जी इतनी चली नहीं पाती ना इतना। इस बार मेरे जितने भी सदस्यों ने जो अपने काम दिए हैं, मैंने सभी काम उनके द्वारा दिए हुए ही कराए। मगर पहले शायद क्या होता था, जिला पंचायत सदस्य दें या ना दें, उनके काम सुने ही नहीं जाते थे, अपने मनमर्जी से अपने समाज के लोगों के पास काम किए जाते थे वो। जी, बहुत अच्छा। तो जिला पंचायत अध्यक्ष रह कर के और कितनी कितनी उपलब्धियां हासिल की और कहाँ कहाँ किस किस मंच तक पहुँचे, और अभी हम ये भी जानेंगे मैम सबसे बड़ा मंच आपको कहाँ पर मिला? लखनऊ में। लखनऊ में मैंने एक बार मोदी जी के साथ भी मंच शेयर किया है, और हमारे 3 मुख्यमंत्री जी भी थे, और हमारे समाज के कई कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, उन सब में मैंने मंच साझा किया है। मोदी जी के साथ भी मैंने 2 बार मंच साझा किया है। एक महिलाएं पायलट बन रही हैं, है ना, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, पूरा आप जनपद कासगंज में देखेंगे तो सहावर सीओ महिला जी, और कासगंज सीओ महिला, और एसपी महिला थी, लेकिन अभी एसपी पुरुष आ गए हैं, और डीएम भी महिला थी। और आप देख रहे हैं लगातार जो अपने जनपद की आईएएस डीएम लगातार महिलाएं रही हैं। तो महिलाएं और ऐसे पुरुष और ऐसे युवा जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं अपने इसके लिए, नशे के लिए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि बहुत बुरी आदतें हैं, आप कोशिश करिए उनको छोड़ने की। अगर आप तम्बाकू खाते हैं
तो एकदम तो नहीं छोड़ सकते, मुझे पता है आदतें बहुत बुरी होती हैं, एकदम नहीं छूटती। तो आप सबको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप एक पुड़िया खाते हो तो अगले 10 दिनों के लिए उसको आधा आधा 2 बार में खाओ। फिर 10 दिनों के बाद उसको और चौथाई चौथाई कर दो। फिर बहुत थोड़ा थोड़ा उसके साथ थोड़ी मिश्री और इलायची वगैरह मिला के खाना शुरू कर दो। फिर आपकी आदत उन चीज़ों से छूट जाए, फिर सिर्फ इलायची और मिश्री को खाना शुरू कर दो, इस तरीके से छूट जाएगी। मुझे पता है आदत छोड़ने में आप छोड़ना भी चाहते हैं, फिर भी नहीं छोड़ पाते। उसको कन्वर्ट करिए दूसरी चीज़ों में। शराब की आदत लगी हुई है तो उसको कोल्ड ड्रिंक पे ले आइए, सोडा पे ले आइए, धीरे धीरे बदलिए, आपका ही जीवन सुधरेगा। क्योंकि हम कितनी सारी योनियों से निकलकर तब जाके मनुष्य बनते हैं, और फिर क्या नशे में पूरा जीवन गंवा देते हैं। तो आपसे एक बार आपकी बहन होने के नाते हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूँ कि नशे के चक्कर में पड़ के अपना जीवन खराब ना करें। जी। और मैम, मेरा अगला सवाल है, जितनी भी महिलाएं हैं और जो महिलाएं ऐसी जो अपनी ससुराल में कभी पीड़ित हो जाती हैं, परेशान होती हैं, तो उन महिलाओं की एक आप किस तरीके से सहायता करती हैं? देखिए, मैंने सभी महिलाओं को ये कह रखा है और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं ससुराल से परेशान हैं, सही केस हैं, झूठा नहीं फंसा रही किसी को, इस तरह की महिलाएं मुझसे मिलिए, मैं उनकी पूरी जान लगा दूंगी उनकी मदद करने में। और इस तरह के केस कब आते हैं? अक्सर करके माता पिता इतने प्यार में अंधे हो जाते हैं कि खूब सारा दहेज दे देंगे, लड़की को ब्याह देंगे, मगर लड़का नहीं देखेंगे कैसा है। पहले तो लड़का सही तरीके का चुने, नशा ना करता हो, पढ़ा लिखा हो। दूसरी चीज़, मैं पूरे अपने जनपद के माता पिताओं से यही आह्वान करना चाहती हूँ, एक बेटी होने के नाते आप ये सोचिए कि आपकी बेटी आपसे कुछ मांग रही है कि अब एक तो अपनी बेटियों को जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाएं, अपनी 2 वक्त की रोटी खाने लायक ना हो जाएं, तब तक तो उनकी शादी मत करिए। और फिर भी बहुत जल्दी पड़ी है शादी की, करनी भी है। जैसे मेरी माँ ने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी क्योंकि जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थीं, ऐसा कुछ है भी। तो फिर कम से कम आप दान दहेज ना देने की जगह अपनी बेटी को एक घर दीजिए, ताकि उसको जब भी कुछ गलत लगे, उसका मन करे कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए, तो वो सुसाइड ना करके वो घर छोड़कर अपने घर में आके रहने लग जाए। ये चीज़ मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि अगर इस तरह का अगर आप लोग करेंगे तो पूरे देश में कम से कम जितनी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं ना दहेज उत्पीड़न में, ससुराल वालों के उत्पीड़न में, कम से कम वो घर छोड़कर उस घर में रहने के लिए उनके पास जगह होगी तो मरेंगी नहीं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि घर छोड़ी हुई बेटी अच्छी होती है मरी हुई बेटी से। आ तो जाएगी हमारी, स्वागत करिए उसका। अगर वो गलतियाँ सह नहीं रही है, उत्पीड़न सह नहीं रही है, घर छोड़कर आ रही है, तो उसका स्वागत करिए आप लोग। जी। तो ये महिला सशक्तिकरण को लेकर के ये भी बहुत अच्छा जवाब है मैम का। और महिलाओं के लिए और जितनी भी युवतियां हैं, मैं उन युवतियों से, लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि कभी ससुराल में भी ऐसे केस हो जाते हैं, तो कभी कुछ लड़के भी कुछ निर्दोष होते हैं, हाँ। कभी कभी कुछ लड़कियां भी होती हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे से कदम उठाना चाहिए, कोई कदम। तो उनके लिए, उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सब कुछ जानते हुए भी कुछ गलत कदम उठा लेती? देखिए, मैं सभी उन बेटियों से कहना चाहूँगी कि पहली तो चीज़, आपकी ये बहन जब तक जीवित है, पद पे रहे और ना रहे, फिर भी आपके साथ खड़ी है। एक बार भी अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कि इस दुनिया को अब छोड़ देना है, तो एक बार मुझसे मिल लेना ज़रूरी समझना। मुझसे जब मिल लोगी तो आप यकीन मानो, मैं आपसे कहती हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई काम मुझे नहीं लगता। आज से 1.5 वर्ष पहले मुझे ऐसा लगता था मैं जी नहीं सकती, और 1.5 वर्ष बाद आज मुझे लगता है कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो पुरुष कर सकता है और मैं नहीं कर सकती। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, कहीं भी कोई परेशानी आपको आए, आप एक बार तो मुझसे मिलिए, मैं आपकी उस पूरी परेशानी को सॉल्व कराऊंगी और आपकी हेल्प भी करूँगी, पर्सनली भी करूँगी। अगर आपके पास खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं, आप घर छोड़ के आ गए हो, तो आपको राशन पानी की भी हेल्प करूँगी, मगर आप मरने के बारे में कभी मत सोचना। बहुत ही कायरता भरा निर्णय होता है मौत को गले लगा लेना। तो मैं आपको बताऊं कि मैम ने कहा कि आप किसी भी अगर स्थिति में हैं, परिस्थिति कोई सी भी हो, तो आप एक बार ज़रूर संपर्क करने की कोशिश करें। कि मैम ने बताया कि मैम की जो शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, और कम उम्र में शादी होने के बाद भी अपना परिवार और अपना सब कुछ, राजनीतिक जीवन और कैसे आपका सपोर्ट करने तक इतना खुद को मजबूत बना लिया कि आपकी भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं अभी।
तो सभी बेटियां हैं और जितनी भी बच्चे हैं, नई नई लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, तो बहुत अच्छे से गौर करें, बहुत अच्छे से अपना जीवन निर्वाह करें और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। और मेरा युवाओं से भी सभी से कहना है कि महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को देख करके वो खुद के अंदर झांक के देखें कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और निरंतर हमें लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जितनी भी महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी में, नगर में, तो बहुत अच्छा लगा होगा। मैम से परिचय आप होंगे पहले से, और जो नहीं भी परिचित हैं वो एक बार मैम से आकर के मिल सकते हैं। जो ऑफिस में मैम का जिला पंचायत अध्यक्ष ऑफिस है, वहीं पर आकर के मिल सकते हैं। आपको और भी जानकारी कुछ चाहिए जो आपको यहाँ से मिलेगी। और आपको ये जानकारी कैसी लगी और मैम के जो जवाब हैं वो कैसे लगे, तो एक बार आप ज़रूर कमेंट करिए। हम कमेंट में आपको सवालों का जवाब भी आपको देंगे। और अगर आपको मैम से मिलना है तो आप जिला पंचायत ऑफिस में आकर के यहाँ पर मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।